अगर आपको विज्ञान समझ नहीं आता और आपको विज्ञान में टॉप भी करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड AMD सहारनपुर। और आज हम विज्ञान को कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको मज़ा भी आए बहुत ज़्यादा, समझ भी आए बहुत ज़्यादा और आपके विज्ञान में नंबर भी आए बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास है आज हमारे पास है यूपी बोर्ड का कक्षा 7 का विज्ञान। और इसमें हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 9। 8 इकाई या 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। इसका नाम है जंतुओं और पौधों में परिवहन। तो ये परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को ही हम कहते हैं परिवहन। हम विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो इस क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और आपको बहुत ध्यान से समझते रहना है हर एक चीज को। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। परिवहन का मतलब मैंने आपको बता दिया। हमारे पास है कक्षा 7 के विज्ञान का इकाई नंबर 9, जंतुओं और पौधों में परिवहन। परिवहन का मतलब मैंने आपको बता दिया, विभिन्न पदार्थों को किसी भी जीव के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है उसे ही परिवहन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन का दूसरा नाम होता है परिसंचरण। देखो क्या होता है, सजीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परिवहन या परिसंचरण कहलाता है। अब विभिन्न पदार्थ में कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। मतलब मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है वो है रुधिर परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है रुधिर। कौन करता है? रुधिर, ब्लड करता है। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र या मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो होता है हृदय, हार्ट, या दिल भी आप इसे कह सकते हो। नंबर 2 रुधिर वाहिनियां या रुधिर की नलियां। रुधिर की नलियां 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। और तीसरे नंबर पर है रुधिर या रक्त अपने आप। ठीक है, तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है उसमें 3 भाग होते हैं, हृदय, रुधिर की नलियां यानी रुधिर वाहिनियां और रुधिर अपने आप। रुधिर को आप रक्त भी कह सकते हो, ब्लड भी कह सकते हो, खून भी कह सकते हो, लहू भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हृदय की। तो हृदय में एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना होती है। गुलाबी रंग की होता है हृदय, गुलाबी रंग का होता है, त्रिभुजाकार होता है और एक मस्कुलर होता है यानी पेशियों से बना हुआ। दूसरी बात, जो मनुष्य के हृदय का आकार है वो मुट्ठी के बराबर होता है। ये जो मुट्ठी है इतना छोटा होता है हमारा हृदय। ठीक है, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है हमारे हृदय। जो है वक्ष गुहा का मतलब छाती के अंदर जो खाली जगह है उसमें हल्का सा बाईं तरफ को झुकाव लिए हुए होता है। कक्ष, यदि कोई पूछता है हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कितने कोष होते हैं तो आपको बताना है मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म या 4 कोष होते हैं, जिनमें से 2 आलिंद होते हैं ऊपर की तरफ और 2 निलय होते हैं नीचे की तरफ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले चित्र ही देख लो, आप फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम चित्र देखते हैं। चलो, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको? इस चित्र को ध्यान से देख लो। ये मनुष्य का हृदय है और इसमें 4 वेश्म हैं। एक तो खाली एक वेश्म ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये जिस मनुष्य का हृदय है वो आपकी तरफ को मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी ये बायां, ये दायां, ये वाला हिस्सा बायां है, ये दायां है। तो ये वाला जो चैम्बर है, वेश्म कह दो या कोश कह दो या कक्ष, इसे कहते हैं बायां आलिंद। क्या कहते हैं? बायां आलिंद। और ये वाला जो है, ये वाला, इसे कहते हैं दायां आलिंद। और इस वाले वेश्म कमरे या कोश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायां निलय। और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ये जो, इसे आप वेश्म भी कह सकते हो, कोश भी कह सकते हो, कक्ष भी कह सकते हो। ये है दायां निलय। तो ऊपर तो दोनों आलिंद हैं, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों निलय हैं।
तो कोई यदि आपसे पूछता है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं या कितने कोष होते हैं, तो आपको बताना है 4। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले। क्लियर बात? ये बात समझानी थी मुझे। अब मैं बारी बारी से सारी बातों को समझाता हुआ जाऊंगा, आप ध्यान से समझते रहना। इस चित्र को कोशिश कर रहे कि ये आपको दिखाई दे जाए। यहाँ थे हम, देखो यहाँ थे कि कक्ष कितने होते हैं? 4। 2 आलिंद ऊपर की तरफ, 2 नीले नीचे की तरफ। अब आते हैं, ये जो हृदय के जो वेश्म या कक्ष हैं, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ठीक है, तो कक्षों का सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ने को तो कहते हैं संकुचन और फैलने को कहते हैं शिथिलन। तो संकुचन और शिथिलन कहलाता है सिकुड़ना और फैलना। क्या कहलाता है? संकुचन और शिथिलन। उसके बाद धक धक की आवाज को कहते हैं हृदय स्पंदन या धड़कन। ठीक है, तो धक धक की आवाज हृदय स्पंदन या धड़कन कहलाती है। जब आप स्टेथोस्कोप से या फिर यहाँ कान लगाकर सुनते हो धक 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 की आवाज जो हृदय करता है, उस आवाज को हम कहते हैं हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहना। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सवाल आता है पेपर में कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपको बताना है 72 बार। और संकुचन में रक्त हृदय से पंप होता है। जब हृदय सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा तो खून बाहर की तरफ को चला जाएगा, खून बाहर की तरफ को चला जाएगा। यानी हृदय जब भी संकुचित होता है तो वो खून को बाहर की तरफ धक्का देता है पूरे शरीर में। तो इसलिए लिखा हुआ है कि संकुचन में यानी सिकुड़ते समय रक्त हृदय से पंप होता है, यानी बाहर धकेल दिया जाता है। और शिथिलन में रक्त हृदय में भरता है। जब वो हृदय फैलता है तो खून इसके अंदर भरता है। ठीक है, बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है। ये हृदय की खासियत है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक वो हमेशा काम करता रहेगा, हमेशा काम करता रहेगा, कभी भी थकने का नहीं है। ठीक है, अब देखो हृदय क्या है वास्तविकता में। हृदय एक पंप है, पंप के अलावा कुछ नहीं है, पंपिंग मशीन है ये सिर्फ। मतलब हृदय जो है वो भावनाओं का केंद्र नहीं है कि उसमें हमें सुख दुख, अच्छा बुरा, ठीक है, गुस्सा प्यार लड़ाई झगड़ा, इनके एहसास नहीं होते इसमें, वो तो यहाँ दिमाग में ही होते हैं। हृदय तो सिर्फ एक पंप है जिसका काम है पूरे शरीर में खून को पंप करना, सप्लाई करना। तो हृदय क्या है? पंप है। और वो क्या करता है? पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना इसका कार्य है। अब देखो यहां से हम एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको अभी बता दिया इसमें वेश्म या कक्ष कितने होते हैं? 4। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। अब ये चित्र बनाना आना चाहिए आपको, सरल चित्र बनाया गया है, बहुत सरल। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रक्त परिसंचरण में नलियां होती है ना, नलियां जिन्हें वाहिनियां कहते हैं, वाहिनियां या वाहिकाएं, नलियां, 3 प्रकार की नलियां होती हैं, 3 प्रकार की। जिनमें से पहली तो होती है धमनी। धमनी नलियां जो है हमारे शरीर में ऐसी हैं, खून की नलियां जो मोटी है, मोटी, और त्वचा में ज्यादा गहराई में है। और इनका मुख्य कार्य है शुद्ध रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में सप्लाई करना। तो धमनी शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों तक लेकर जाना, ये इनका काम है। तो धमनी मोटी होती हैं, इनकी दीवार मोटी होती है, ये त्वचा में गहराई में होती हैं, इसलिए बाहर से दिखाई नहीं देती त्वचा में। और इनका मुख्य कार्य होता है शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों तक लेकर जाना। ये काम किसका होता है? धमनी का। उसके बाद आती हैं शिराएं। शिराएं कौन सी होती हैं? शिराएं होती हैं जो अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय तक वापस लेकर आती हैं। तो धमनी तो शुद्ध रुधिर को हृदय से पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगे, और शिराएं अशुद्ध रुधिर को सारे शरीर के अंगों से हृदय तक वापस लेकर आएंगी। और तीसरी होती हैं केशिकाएं। केशिकाएं शब्द बना है केश से, और केश का मतलब बाल। ये इतनी पतली नलियां होती हैं जितने पतले बाल होते हैं हमारे। हमारे जो बाल है ना, एक बाल जितना पतला है, इतनी पतली खून की नलियां होती हैं। और इनका काम पता क्या होता है? इनका काम होता है धमनी और शिराओं को
कोशिकाओं से जोड़ना, क्योंकि कोई भी धमनी कोई भी सिरा सीधी एक कोशिका से खून को उठा नहीं सकती और ना दे सकती। खून को, कोशिका तो बहुत छोटी होती है ना, तो कोशिका को खून देना और कोशिका से खून उठाना वो काम धमनी और सिरा का नहीं है, वो काम है बाल जितनी पतली नलियों का, जिन्हें हम कहते हैं केशिका। अब कुछ बच्चे तो कोशिका और केशिका में ही कंफ्यूज रहते हैं। कोशिका तो हमारे शरीर की संरचना की इकाई है। हमारा शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है उन्हें कोशिका कहते हैं। पर हर एक कोशिका को खून की जरूरत है, और कोशिका को खून ना तो धमनी दे सकती और ना तो शिरा दे सकती। कोशिका से गंदा खून ना तो धमनी उठा सकती ना तो शिरा उठा सकती। तो कोशिका को चाहे तो खून देना हो या तो कोशिका से खून उठाना हो, वो काम बहुत पतली नलियों के द्वारा होता है, जिनकी मोटाई एक बाल के बराबर होती है। और वे ही तीसरे प्रकार की नलियां हैं हमारे शरीर की, जिन्हें हम कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। धमनी और शिराओं को कोशिकाओं से जोड़ना इनका काम है। ठीक है। और रक्त का शोधन कहाँ होता है? फेफड़ों में। खून साफ कहाँ होता है? फेफड़ों में। अब मैं इस चित्र में समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। ये चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको एक कुछ बातें पहले से समझ में आ चुकी हैं। यदि कोई पूछता है कि हमारे हृदय में टोटल कितने भाग, कितने कोष हैं, तो 4 हैं। ये वाला क्या है? बायां आलिंद। और ये वाला कोष क्या है? दायां आलिंद। ये वाला कोष क्या है? बायां निलय। और ये वाला कोष क्या है? दायां निलय। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि 4 तो इसमें कोष या 4 कक्ष या 4 वेश्म होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे हृदय में कितने वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का मतलब समझते हो? वाल्व का मतलब एक ऐसा रास्ता जो खून को सिर्फ एक ही तरफ को जाने देगा। वाल्व कहते हैं एक तरफ के रास्ते को। जैसे आपने देखा आपके घर में कमरे में जो दरवाजा लगा हुआ है वो सिर्फ एक तरफ को ही खुलता है, दूसरी तरफ को नहीं खुलता, तो आप उसे भी वाल्व कह सकते हो। वाल्व। ठीक है। वाल्व भी कह देते हैं कभी कभी। देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस वाली वाल्व को देख पा रहे हैं। ये खून को सिर्फ नीचे जाने देगी। यहाँ इसमें खून ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो इस वाली वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर बात? ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। और इसी तरीके से एक वाल्व इधर भी है, देखो, ये देख पा रहे हैं आप? ये भी खून को सिर्फ नीचे ही जाने देगी, ऊपर जाएगी तो ये बंद हो जाएगी वाल्व। खून ऊपर नहीं जाने का है। इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। तो 2 वाल्व तो ये होती हैं हमारे हृदय में। ट्राइकस्पिड वाल्व जो दाएं आलिंद से खून को दाएं नीले में भेज सकती है, पर इसका उल्टा नहीं जा सकता खून, एकदम वाल्व बंद हो जाएगी। एक होती है बाइकस्पिड वाल्व जो बाएं आलिंद से खून को बाएं नीले में लेकर जाती है, इसका उल्टा खून नहीं जा सकता। 2 तो वाल्व ही होगी। और आप ही एक छोटी सी वाल्व ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली देख रहे? खून को ऊपर जाने देगी सिर्फ। और एक ऐसी वाल्व यहाँ दिखाई दे रही, ये भी खून को ऊपर ही जाने देगी। तो इस वाली वाल्व को हम कहते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। ये भी अर्धचंद्राकार वाल्व है और ये भी। ये खून को ऊपर तो जाने देंगी पर नीचे नहीं आ सकता खून। तो 2 होती हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। ये एक तो वाल्व हुई ट्राइकस्पिड वाल्व, एक वाल्व हुई बाइकस्पिड वाल्व, एक छोटी सी वाल्व ये और एक ये, 2 हुई अर्धचंद्राकार वाल्व। तो कोई पूछता है कि कितनी वाल्व, वाल्व को हिंदी में कपाट कहते हैं, कपाट। ठीक है। कपाट को ही बिगाड़कर किवाड़ नाम बनाया गया, क्योंकि कपाट या दरवाजा या किवाड़ एक तरफ को ही खुलता है, दूसरी तरफ को नहीं खुलता। ठीक है। तो यहां हमें पता चला, यहां हमें इस बात का पता चला कि मनुष्य के हृदय में वेश्म या कोष या चैम्बर या कक्ष कितने हैं? 4। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले। फिर हमें पता चला वाल्व कितनी है? 4। ट्राइकस्पिड वाल्व ये वाली है, बाइकस्पिड वाल्व ये वाली है, अर्धचंद्राकार वाल्व ये वाली और ये वाली है। एक ट्राइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व और 2 अर्धचंद्राकार वाल्व। तो 4, जिस तरह 4 चैम्बर हैं, 4 कोष हैं, 4 कक्ष हैं, इसी तरीके से 4 तरह की वाल्व हमारे हृदय में होती हैं। नाम बता दिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए ये जो महाशिरा हैं, एक तो ये महाशिरा दिखाई दे रही है आपको और एक ये, 2 होती हैं महाशिरा।
दो क्या होती हैं? महाशिरा। ठीक है। एक तो होती है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा क्या करती है? हमारे हृदय के ऊपर जितने भी अंग हैं शरीर में, उन सबसे गंदे खून को लेकर आती है अग्र महाशिरा। गंदे खून का मतलब अशुद्ध रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ हो, उसे कहते हैं अशुद्ध रुधिर, या मोटे तौर पर गंदा खून उसे कह सकते हो। और जो पश्च महाशिरा है, ये हमारे हृदय के नीचे, मान लो ये हमारा हृदय है, हृदय के ऊपर के जितने भी अंग हैं, उन सब से अशुद्ध रुधिर को लेकर आना किसका काम है? अग्र महाशिरा का। और हृदय के नीचे के जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के, उन सब से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लेकर आना किसका काम है? पश्च महाशिरा का। कोई भी पूछता है महाशिरा कितनी होती हैं? हमारे हृदय में दो होती हैं। एक अग्र महाशिरा, जो हृदय के ऊपर वाले सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाती हैं, यहाँ निकलता है वो, ऊपर वाली नली यहाँ निकल रही है। अग्र महाशिरा यहाँ छोड़ती है अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में। और पश्च महाशिरा की ओपनिंग ये है। पश्च महाशिरा हृदय के निचले अंगों से अशुद्ध रुधिर को लाकर यहाँ छोड़ेगी दाएं आलिंद में ही। ठीक है, तो दो होगी महाशिराएं। उसके बाद फिर हमें पता होना चाहिए धमनी एक होती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस माने क्या होता है? फेफड़े। ये अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में लेकर जाती है। और फेफड़े से क्या होता है? अशुद्ध रुधिर में क्या है? अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन सबको फेफड़ों में छोड़ देगी और फेफड़ों से क्या उठा लेगी? ऑक्सीजन। तो अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए वो फेफड़ों में लेके जाती है फुफ्फुस धमनी। और जब वो शुद्ध हो जाएगा रुधिर वहां फेफड़ों में, मान लो यहाँ फेफड़े हैं, फेफड़ों में जाकर अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनियों ने फेफड़ों में पहुंचा दिया, तो शुद्ध होकर जब वो आएगा ना, तो वो शुद्ध रुधिर का मतलब उसमें ऑक्सीजन होगी। अब ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होने की, ना तो उसमें जलवाष्प होने की, और ना तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ होने के। अब वो शुद्ध रुधिर इन फुफ्फुस सिराओं के द्वारा वापस आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये नलियां पता होनी चाहिए। और एक इस नली का पता होना चाहिए दैहिक महाधमनी। ये शुद्ध रुधिर को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा अभी मैं पहले बताऊंगा कि काम कैसे करता है हमारा हृदय। अब ध्यान से समझना क्या होता है कि हमारी जो ये पश्च महाशिरा है ना, ये पश्च महाशिरा देख रहे हैं आप इसे, पश्च महाशिरा क्या करती है और अग्र महाशिरा क्या करती है? पश्च महाशिरा से तो हृदय के निचले अंगों से, और अग्र महाशिरा से हृदय के ऊपर वाले अंगों से अशुद्ध रुधिर आकर कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ। ये दोनों नलियां यहाँ खुल रही, जिसे आप कहते हो दायां आलिंद। दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर इकट्ठा हो जाएगा, और दाएं आलिंद से फिर इस वाल्व को देख रहे हैं आप, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाले ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए वो कहाँ आ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दाएं नीले में। तो वो रुधिर आ गया दाएं नीले में, और ये वाली वाल्व होगी बंद। अब दाएं नीले में आने के बाद ये वाली वाल्व खुलेगी, जिसे आपने कहा था अर्धचंद्राकार वाल्व। इस वाल्व से होते हुए यहाँ जाएगा रुधिर, यहाँ फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। और वो अशुद्ध रुधिर है, कैसा रुधिर है? फेफड़ों में पहुंच गया अशुद्ध रुधिर। और फेफड़ों में जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, जलवाष्प को छोड़ देगा, उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ देगा। इन सब को छोड़ने के बाद वो हो जाएगा शुद्ध, और शुद्ध होने के बाद कहाँ जाएगा? इन फुफ्फुस सिराओं में जाएगा। फुफ्फुस धमनी से तो फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सिराओं के द्वारा, इनके द्वारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ बाएं आलिंद में। यहाँ आ गया वो शुद्ध रुधिर। प्योर ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन है, आप उसे कह सकते हो ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रुधिर। अब यहाँ पहुंच गया वो ऑक्सीजन है वाला रुधिर, यानी शुद्ध रुधिर। अब वो बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए शुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचेगा? यहाँ बाएं नीले में पहुंच जाएगा यहाँ। और बाएं नीले से फिर ये कौन सी वाल्व है? अर्धचंद्राकार वाल्व। इनके द्वारा वो कहाँ पहुंचेगा? इसमें दैहिक महाधमनी, और दैहिक महाधमनी से वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हृदय काम करता है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लेक्चर को पीछे हटा लो, दोबारा समझ लो क्या समझाया है मैंने। दोबारा समझो, लेक्चर को पीछे हटाकर थोड़ा सा पीछे हटा लो। ठीक है, तो आपको पता चल गया इस बात का कि हमारे शरीर के अंदर खून की नलियां तीन प्रकार की होती हैं। एक तो धमनी, जो शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों तक लेकर जाती है। एक शिराएं, जो अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय तक वापस लेकर आती हैं।
केशिकाएं, धमनी और शिराओं को कोशिकाओं से जोड़ना इनका काम है। ठीक है, एक बात और पता चली थी आपको कि रक्त का शोधन कहाँ होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। अब देखना ध्यान से जरा, यहाँ से हम सारी बातों को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। हालांकि मैंने आपको सारा समझा दिया, फिर भी दोबारा पढ़ेंगे। देखो, यदि कोई पूछता है कि हृदय में वेश्म या कक्ष कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए हृदय में होते हैं 4 वेश्म, 2 तो होते हैं आलिंद, 2 होते हैं नीले। क्लियर? यदि कोई पूछता है कि हमारे हृदय में कितनी महाशिरा होती हैं, तो आपको बताना है 2 महाशिरा होती हैं, एक तो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा हृदय के ऊपरी अंगों से गंदे खून को लेकर आती है हृदय में, और पश्च महाशिरा हृदय के नीचे वाले अंगों से गंदे खून यानी अशुद्ध रुधिर को हृदय में पहुंचाती है। फिर पूछता है धमनी कितनी होती है, तो आपको बताना है 2 प्रकार की धमनियां हमारे हृदय में होती हैं। एक तो दैहिक महाधमनी जो शुद्ध रुधिर को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी, और एक फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लेकर जाएगी शुद्ध करने के लिए। फुफ्फुस माने फेफड़े होते हैं। पूछता है कोई सिरा, तो एक प्रकार की सिरा होती हैं जिन्हें कहते हैं फुफ्फुस सिराएं। फुफ्फुस सिराएं हृदय से शुद्ध रुधिर को हृदय में लेकर आती हैं। फिर किसी ने पूछ लिया वाल्व या कपाट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार की वाल्व या कपाट होती हैं हमारे हृदय में। एक तो होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होती है बाइकस्पिड वाल्व, और 2 होती हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। तो 4 प्रकार की तो हुई। अब हमें समझना है कि हृदय कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि ध्यान से समझो। वैसे मैंने समझा दिया आपको सब कुछ। देखो, जो अशुद्ध रुधिर है वो अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है अग्र महाशिरा ऊपर के अंगों से लाएगी अशुद्ध रुधिर को, और पश्च महाशिरा नीचे के अंगों से लेकर आएगी। कहाँ पहुंच जाएगा? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दाएं नीले में उतर जाएगा नीचे। दाएं नीले में उतर गया, और दाएं नीले में उतरने के बाद वो अर्धचंद्राकार वाल्व के द्वारा फुफ्फुस धमनियों में पहुंचेगा, और फुफ्फुस धमनियां उस अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में लेकर जाएंगी, फेफड़ों में। और फेफड़ों में जाकर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, जलवाष्प अलग हो जाएगी, और उसमें प्लस हो जाएगी ऑक्सीजन। माइनस माने अलग होना, प्लस माने जुड़ना, यानी CO2 जलवाष्प वहीं फेफड़ों में छोड़ दी, जो सांस के जरिए बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन वहां से उठा ली। अब वो अशुद्ध रुधिर बदल चुका है शुद्ध रुधिर में, क्योंकि उसने इन दोनों चीजों को तो छोड़ दिया, ऑक्सीजन उठा ली। अशुद्ध रुधिर का मतलब ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, जलवाष्प हो और भी उत्सर्जी पदार्थ हो। शुद्ध रुधिर का मतलब ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन हो। तो वो अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाकर शुद्ध हो चुका है। अब शुद्ध रुधिर को फुफ्फुस सिराएं उठाएंगी वहां से। कौन उठाएंगी? फुफ्फुस सिराएं, और उठाकर बाएं आलिंद में लाकर डाल देंगी। बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा वो शुद्ध रुधिर बाएं नीले में पहुंच जाएगा, और बाएं नीले से फिर वो अर्धचंद्राकार वाल्व के द्वारा कहाँ चला जाएगा? दैहिक महाधमनी से। और दैहिक महाधमनी उस शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में सप्लाई कर देगी। पूरे शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान वो शुद्ध रुधिर फिर दोबारा से अशुद्ध रुधिर में बदल जाएगा, और अशुद्ध रुधिर फिर दोबारा से यहीं घूम जाएगा, ये चक्र। समझ रहे? अशुद्ध रुधिर फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से हमारा हृदय काम करता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, यहां लिख रखा है अथवा, देख रहे आप क्या लिख रखा है? अथवा। तो आप यहां से समझ सकते हो इसे फिर दोबारा से। ये जो शरीर के सभी अंग हैं, ये CO2 युक्त रुधिर रक्त जो है यानी अशुद्ध रुधिर, उसे कहाँ डालते हैं? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में कौन लेकर आया उसे? वहां हमने ऊपर बता दिया था, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा लेकर आई थी उसे दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से वो चला जाता है दाएं नीले में, और कौन लेकर आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। और दाएं नीले से वो फिर जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में उसे कौन लेके गया था? दाएं नीले से अर्धचंद्राकार वाल्व के द्वारा वो फुफ्फुस धमनियों में चढ़ा था। फुफ्फुस धमनियां उस CO2 युक्त रक्त को फेफड़ों में लेकर गई थी, और फेफड़ों ने उसे CO2 युक्त रक्त को O2 युक्त रक्त में बदल दिया। अब क्या हुआ? यानी शुद्ध रुधिर में बदल दिया। वो शुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचा? फुफ्फुस सिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंच गया था, और बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बाएं नीले में पहुंच गया था, और बाएं नीले से वो
वो जो बाएं नीले से अर्धचंद्राकार वाल्व के द्वारा दैहिक महाधमनी में पहुंचा था और वो शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों में छोड़ दिया जाता है। ये शॉर्ट में यहाँ बता रखा है। वैसे आपको वो वही तरीका याद होना चाहिए जो मैंने अथवा से पहले आपको बताया था। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटा। इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा। किताब वालों ने इसे जरा शॉर्ट में बता दिया। इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया था अथवा से पहले। आ जाओ चलो अगली बात। एक पॉइंट है बहुत अच्छा, सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। ध्यान रखना, सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनियां जो गई थी ऊपर हृदय में, उनमें तो शुद्ध रुधिर नहीं था। वे तो रुधिर को साफ करवाने के लिए गई थी, यानी उसमें अशुद्ध रुधिर था। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये सवाल आता है पेपर में बहुत ज्यादा कि धमनियों का काम तो शुद्ध रुधिर को लेकर जाना है, पर ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें शुद्ध रुधिर नहीं बहता है? ऐसी धमनी है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, इसी प्रकार फुफ्फुस सिराओं को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। भाई फुफ्फुस सिराएं में थी जो हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर आई थी। नॉर्मली तो बात यह है कि धमनियों में तो बहता है शुद्ध रुधिर, पर एक धमनी ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर नहीं बहता और वो है फुफ्फुस धमनी, और सिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर। बस एक सिराएं ऐसी हैं जिनमें अशुद्ध रुधिर नहीं बहता और वे हैं फुफ्फुस सिराएं। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखो, हृदय स्पंदों या दिल की धड़कन को नापने के लिए आला या स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो डॉक्टर साहब के पास होता है ना ऐसा, उसमें यहाँ एक लगा होता है वो रिसीवर सा, और यहाँ आगे उसमें इस तरह का वो एक यहाँ लगा रहता है, एक यहाँ जिसे कान में ईयर उनकी तरह लगाते हैं डॉक्टर साहब। तो इसे हम कहते हैं आला। क्या कहते हैं? आला, या आला को आप कह सकते हो स्टेथोस्कोप। ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आपको, हालांकि मैंने सिखा दिया था कि रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धमनियों के बारे में। धमनियां कौन सी होती हैं? धमनियां बेटे लाल रंग की होती हैं, और ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर में ले जाती है, यानी शुद्ध रुधिर को। ऑक्सीजन युक्त का मतलब शुद्ध ही तो होता है, शुद्ध। तीसरी बात, शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती, और इनकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी और लचीली। ध्यान रखना धमनियों के बारे में ये सारी बात, मोटी और लचीली होती हैं दीवारें इनके। ठीक है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे धमनियों के बाद शिराएं। शिराओं में क्या खासियत होती है? शिराएं होती हैं हरे या नीले रंग की, जो बाहर से दिखाई देती हैं। हरे या नीले रंग की बाहर से दिखाई देती हैं। शरीर में कम गहराई में स्थित होती हैं, इसीलिए दिखाई देती हैं बाहर से, क्योंकि कम गहराई में स्थित होती हैं। उसके बाद CO2 युक्त रुधिर को शरीर से हृदय में ले जाती हैं। CO2 युक्त का मतलब अशुद्ध रुधिर, गंदा खून। उसके बाद इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। उसके बाद इनमें वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। इनमें वाल्व, बीच बीच में वाल्व होती हैं इनमें लगी हुई, जो खून को हृदय तक चढ़ाने में हेल्प करती हैं, ऊपर तक चढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे केशिकाएं की। केशिकाएं बताई थी आपको बहुत पतली होती हैं, बाल जितनी पतली। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, बाल जितनी पतली होती हैं, धमनी तथा शिराओं को कोशिकाओं से जोड़ती हैं। तो ये हो गया मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब मनुष्य के रुधिर के बारे में हमें और डिटेल में बात करनी है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर की। रुधिर ब्लड, खून, रक्त, लहू, कुछ भी कह दो, लाल रंग का द्रव होता है। खून लाल रंग का ही तो द्रव पदार्थ है। सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है खून, है ना। कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी होता है, परंतु लाल नहीं। कुछ अकशेरुकी, आप जानते हो ना, कशेरुकी जंतु उन्हें कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी जंतु उन्हें कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इस रुधिर का काम है ऑक्सीजन और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना।
अब कोई आपसे मान लो पूछ ले कि रुधिर के भाग बताओ, रुधिर के कितने भाग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दो भागों से मिलकर बनता है रुधिर, जिनमें पहला तो होता है रुधिर कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, देखो यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती मनुष्य के रक्त की कणिकाएं। यदि रुधिर को आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी, यदि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग तरह की रुधिर कणिकाएं आपको दिखाई देंगी हैं। और जो तरल पदार्थ है जिनमें ये कणिकाएं तैर रही, उसे कहते हैं प्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जिनमें तैर रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो रुधिर कणिकाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। तो रुधिर कणिकाएं, तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं हमारे रक्त में होती हैं, ब्लड में होती हैं। एक तो होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स। एक होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पेसल्स। और एक होती हैं प्लेटलेट्स, इन्हें तो हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं, पर गांव के लोग इन्हें कहते हैं प्लेटा, कि भाई ये तो, इसे तो डेंगू हो रहा है, इसकी तो प्लेटा कम होगी, इसकी तो प्लेटा कम होगी, प्लेटा, प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में हमें वन बाय वन बात करनी है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हमें बात करनी है लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी क्या होती हैं। क्या होती हैं आरबीसी? देखो मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के चित्र दे रखा है इन्होंने ऐसा। ये गोल भी हो सकती हैं, तस्तरी नुमा भी हो सकती हैं, दोनों ओर से पिचकी हुई भी हो सकती हैं, ऐसी ऐसी शेप होती है इनकी आरबीसी। प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई होती हैं, कवर्ड होती हैं झिल्ली से, केंद्रक विहीन होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनुष्य की आरबीसी हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल रंग की होती हैं। कोई भी पूछता है आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, इसके कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। और आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा पता क्या होता है? हमारी जो हड्डियां हैं ना, ये हड्डियों का एक टुकड़ा ले लिया, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है ना, ये हड्डियों के बिल्कुल बीच में जो खोखली जगह होती है उसे कहते हैं अस्थि मज्जा, और वहां होता है इसका निर्माण आरबीसी का। और भ्रूण अवस्था में निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। भ्रूण तो समझते हो, भ्रूण अवस्था, ठीक है। जब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता अपनी माँ के पेट में यानी गर्भाशय में, तो उसे भ्रूण कहते हैं हम, एम्ब्रियो। निषेचन के पश्चात जो भी रूप होता है एक बच्चे का उसे भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रियो। तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी बनेंगी वे लीवर में बनेंगी और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में बनती हैं। जबकि एक मनुष्य जब वयस्क हो जाता है, यानी वो जब पैदा हो जाता है मनुष्य, वयस्क क्या, जब पैदा ही हो जाएगा, तो फिर आरबीसी का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। क्लियर होगी बात? अब अगला सवाल ये आता है कि इसका आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी के क्या कार्य हैं। आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाना, ये भी आरबीसी का ही काम है। और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस छोड़ के आना, ये भी आरबीसी का ही काम है। तो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना आरबीसी का काम है। उसके बाद आती है आरबीसी की बहन डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी। यह आरबीसी से बड़ी होती हैं। देखो मनुष्य की श्वेत रुधिर कणिकाएं दिखाई गई दो चित्रों में, केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एक केंद्रक ही है, ये केंद्रक है डब्ल्यूबीसी का। क्या है? केंद्रक। अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं, कोई निश्चित आकृति नहीं होती डब्ल्यूबीसी की। रंगहीन होती हैं, जब भी तो इनका नाम डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड कार्पेसल्स। इनका निर्माण होता है प्लीहा में। इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, ठीक है। और आरबीसी का 100 से 120 दिन। आरबीसी का क्या था? 100 से 120 दिन, ठीक है बेटे। चलो आगे चलते हैं। अब हमें
पता, WBC के कार्य हमें पढ़ने हैं, RBC का काम तो पता चल गया आपको। RBC क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करती हैं, बट WBC का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्या काम है WBC का? प्रतिरक्षा का कार्य है, यानी बीमारियों से लड़ने का काम WBC करती हैं। अशक्त व टूटी कोशिकाओं का भक्षण, जो कोशिकाएं खराब हो जाती हैं या टूट जाती हैं उन्हें खा जाती हैं WBC। तो ये हमारे खून की सफाई का भी काम करती हैं और बीमारियों से लड़ने का भी काम करती हैं। अब RBC होगी, WBC होगी, तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। ये भी हमारी खून में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स, या इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये ऐसी होती हैं, देखो, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये आकार इनका बहुत छोटा होता है, केंद्रक विहीन होती हैं, इनमें भी RBC की तरह केंद्रक नहीं होता। द्विउत्तलीय प्लेटनुमा होती हैं, द्विउत्तलीय प्लेटनुमा, यानी ऐसी प्लेट जो ऊपर से भी उभरी हुई नीचे से भी उभरी हुई है। एक घन मिलीमीटर में लगभग 2 लाख से 5 लाख होती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 2 से 5 लाख के बीच होना चाहिए। यदि आपके 1 घन मिलीमीटर, ठीक है, ब्लड में 2 से 5 लाख तक प्लेटलेट्स हैं तो आपका खून बिल्कुल ठीक है। जीवन काल इनका होता है 8 से 10 दिन। जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन का इनका जीवन काल होता है। अब देखो प्लेटलेट्स के कार्य देखो क्या हैं। प्लेटलेट्स के कार्य क्या कार्य हैं? चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक। यदि कहीं चोट लग जाती है तो खून का थक्का जो बनेगा वो प्लेटलेट्स के द्वारा ही बनेगा। यदि प्लेटलेट्स नहीं है तो खून का थक्का नहीं बनने का, खून बहता रहेगा। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे अभी। यहाँ बहुत सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखो पहला पॉइंट, पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में RBC की संख्या 55 लाख होती है, ठीक है, और स्त्रियों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में RBC की संख्या होती है 45 से 50 लाख। RBC ज्यादा पुरुषों में होती है, स्त्रियों में कम। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में WBC की संख्या होती है 5000 से 9000, ठीक है। WBC की संख्या में कम है, 5000 से 9000 ही होंगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है प्रश्न चौथा। ऊंट की RBC अंडाकार और केंद्रक युक्त होती है। ऊंट की जो RBC है, लाल रक्त कणिकाएं, में अंडाकार होती हैं और उनमें केंद्रक होता है, नहीं तो RBC में केंद्रक नहीं होता। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलो, ये तो होगी कणिकाएं। हमारे ब्लड में, हमारे खून में कणिकाएं थी। RBC हमने पढ़ ली, WBC हमने पढ़ ली और प्लेटलेट्स पढ़ ली, ठीक है, प्लेटलेट्स पढ़ ली, ये तीनों पढ़ ली ना हमने, तीनों। इसके अलावा कणिकाओं के अलावा दूसरी चीज होती है रुधिर प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है रुधिर प्लाज्मा? जो लिक्विड है, पीले रंग का लिक्विड, तो हल्का पीला, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो खून में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रुधिर प्लाज्मा। रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग रुधिर प्लाज्मा ही होता है। इसमें 90% तो जल होता है, 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं रुधिर प्लाज्मा में। रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है, क्षारीय, अम्लीय यानी क्षारीय। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यह पॉइंट ध्यान रखना। इसीलिए हम कहते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि उसमें पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा। उस रुधिर प्लाज्मा में ही तैरती रहती हैं रुधिर कणिकाएं, चाहे वे RBC हो, चाहे वे WBC हो, चाहे वे प्लेटलेट्स हो, ठीक है। अब रुधिर के जमने का लाभ। रुधिर जमने का क्या फायदा है? रुधिर जमने का मतलब थक्का जमना, थक्का जमना। किसी अंग के कटने पर रुधिर बहने लगता है ना, बहता रक्त गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह कटे हुए स्थान पर जम जाता है। दुर्घटना के समय
लगातार रक्त बहते रहने पर मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रुधिर के जमने का फायदा ही है, चोट लगने पर रुधिर जम जाना चाहिए जिससे वो लगातार ना बहे, है ना लाभ। अब अगली सवाल यह है कि रुधिर कैसे जम जाता है, मतलब चोट लगने पर रुधिर कैसे जम जाता है, उसके बारे में बात है और उससे किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं। जहां भी चोट लगेगी रुधिर कोशिकाएं वहां से फट जाएंगी, जिनसे रुधिर निकलना, जिनसे रुधिर निकलकर वायु के संपर्क में आ जाता है। ब्लड किसके संपर्क में आता है, हवा के। फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स के टूटने से प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है। तो ध्यान रखना, हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, वो फाइब्रिनोजन हवा के संपर्क में आते ही फाइब्रिन, फाइब्रिन आया नाम फाइबर से, फाइबर माने रेशे, धागे, समझ रहे ना। तो किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशो जैसी होती है। जब भी तो उसका नाम फाइब्रिन है और फाइब्रिनोजन है, क्योंकि वो रेशो जैसी है, धागो जैसी है। तो इसका मतलब यह है कि प्लेटलेट्स के टूटने से प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन इसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशो जैसी होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। तो फाइब्रिन के जो रेशे हैं वे चोट के ऊपर जाल बना लेंगे, एक जैसे कपड़े को बुन दिया हो। इन रेशों में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं, जिससे लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। कुछ समय बाद थक्के से हल्के पीले रंग का द्रव सीरम निकलता है। क्या निकलता है, हल्के पीले रंग का द्रव, सीरम, उसे कहते हैं सीरम। तो ये रुधिर का चोट लगने पर जमना, इसलिए जमना पॉसिबल हो पाता है। इसमें हमारी कोशिकाएं भी जिम्मेदार हैं, इसमें हमारी आरबीसी भी जिम्मेदार हैं, प्लेटलेट्स भी जिम्मेदार हैं, और जो प्लाज्मा है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। और फाइब्रिन जैसे ही बनेगा तो फाइबर माने रेशे बनेंगे, रेशे उसके ऊपर बुनते चले जाएंगे, चोट के ऊपर एक जाल बन जाएगा, जिस तरह कपड़ा बुन दिया हो किसी ने। और उसी में ही हमारी रक्त की जो कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी उलझ जाएंगी और वहां जम जाएंगी, जिससे एक लेयर बन जाएगी मोटी और खून का बहाव यानी ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की या ब्लड ग्रुप की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे कार्ल वान लैंड स्टीनर, पूरा नाम था। वैसे आप लैंड स्टीनर याद रख सकते हो, पूरा नाम था कार्ल वान लैंड स्टीनर। तो ध्यान रखना है, मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो होते हैं प्रतिजन, जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन, और एक होते हैं प्रतिरक्षी, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी। यह प्रतिजन या एंटीजन आरबीसी की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं और ए और बी के नाम से इन्हें जानते हैं हम। दो तरह के एंटीजन होते हैं, ए और बी, और एंटीबॉडी होते हैं रुधिर प्लाज्मा में, इन्हें लिखते हैं हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से। तो एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से लिखते हैं, एंटीबॉडी को लिखते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। यहां तक समझ में आई बात। अब आपको यह समझना है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग के प्रकार कितने होते हैं, 4। भाई लैंड स्टीनर ने बताया था, लैंड स्टीनर ने बताया था कि मनुष्य में रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो ए बी और ओ। ध्यान रखना इन चारों के नाम को। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। अब इन चारों ब्लड ग्रुप को किस तरीके से आपको सीखना है, सीखना ऐसे है कि यहां तो हम लिखेंगे रुधिर वर्ग, लिख दिए ए बी और ओ, ये तो ब्लड ग्रुप हो गए। अब हमें इनमें प्रतिजन या एंटीजन पता होना चाहिए कौन सा है, और एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पता होना चाहिए। देखो कैपिटल ए ब्लड ग्रुप, कैपिटल ए में प्रतिजन कैपिटल ए होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप कैपिटल बी में एंटीजन कैपिटल बी होगा,
ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब जो चीज यहाँ है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा इसमें, यानी ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन तो होगा ए, एंटीबॉडी होगा बी। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एंटीबॉडी को लिखते हैं स्मॉल लेटर से, ये बात अभी मैंने आपको बताई। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कैपिटल ए होगा और एंटीबॉडी होगा बी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी होगा ए। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें कोई भी एंटीजन, इसमें दोनों एंटीजन होंगे ए और बी, पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी नहीं होता। यदि ब्लड ग्रुप ओ की बात करो तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, जबकि दोनों एंटीबॉडी हैं ए और बी। ये चीज ध्यान रखना कि एंटीजन को कैपिटल लेटर से बनाते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से बनाते हैं। अब देखो एक चीज समझनी है, एक चीज ये समझनी है, रुधिर का थक्का केवल तभी जमता है जब प्रतिजन ए व प्रतिरक्षी ए एक साथ हों। मतलब एक आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जिसके खून में एंटीजन ए है और उसे एक ऐसा खून चढ़ा दिया जिसमें एंटीबॉडी भी ए हो। ध्यान रखना इस चीज का, मतलब जब हम किसी को खून की जरूरत है तो हम उसे खून जब देंगे किसी भी आदमी का, तो ध्यान ये रखना है कि उसके खून में एंटीजन ए है, तो उसे कोई ऐसा खून नहीं देना जिसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए हो। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी होगे ना तो खून जम जाएगा। यदि मान लो किसी का एंटीजन बी है और उसे हमने ऐसा खून दे दिया जिसमें एंटीबॉडी बी हो, तो वो जम जाएगा खून उसका। ठीक है, तो हमें जब भी खून को देना है तो इस चीज को देखते हुए देना है। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ ऊपर जब हमने बताया था, तो यहाँ देख रहे होंगे कि जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया ना कि एक आदमी है उसका खून है जिसमें एंटीजन ए है और उसे आपने ऐसा खून दे दिया जिसमें एंटीबॉडी ए है, ये वाला खून इसे दे दिया, ये वाला खून का मतलब इसका खून ऐसा था जिसमें एंटीजन ए था, और आपने इसे एक ऐसा खून दे दिया जिसमें एंटीबॉडी भी ए हो, तो पक्की बात है जब इस खून को इस आदमी को चढ़ाओगे ना तो उसके पूरे शरीर का खून जम जाएगा, और जब पूरे शरीर का खून जम जाएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी होने नहीं चाहिए ब्लड में। खून को देते समय इस चीज का ध्यान रखना है। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। रुधिर वर्ग का महत्व, क्या फायदा हुआ कि लोगों को पता चला कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। इससे क्या फायदा हुआ, क्या महत्व है इसका? इससे महत्व यही है जो मैं अभी बात कर रहा था। रुधिर वर्ग पता चलने से किसी व्यक्ति को खून दिया जा सकता है। बस हमें यह ध्यान रखना कि यदि उसके ब्लड में एंटीजन ए है तो उसे एंटीबॉडी ए वाला ब्लड नहीं देना है। यदि उसका खून में एंटीजन बी है तो उसे एंटीबॉडी बी वाला ब्लड नहीं देना है। ये चीज ध्यान रखनी है। तथा जरूरत पड़ने पर उससे खून लिया भी जा सकता है। यह फायदा हुआ ब्लड ग्रुप का पता लगने से। अब कैसे, वो भी बात करेंगे हम। तो अब हम बात करेंगे रुधिर बैंक या ब्लड बैंक की। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। जरूरत पड़ने पर यहां से रक्त मिलता है। दाताओं से प्राप्त किए गए रक्त को 4.5 डिग्री सी या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त में सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। ऐसा रुधिर 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। वह संस्था या स्थान जहां सभी वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं रुधिर बैंक कहलाता है। वह संस्था कहलाती है रुधिर बैंक। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। ध्यान रखना, रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे प्रमुख यानी सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ब्लड बैंक है। अब रक्तदान क्यों, हमें ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनाए रखने के लिए करना चाहिए रक्तदान। रुधिर दाता के रुधिर को लेने से पहले
निम्न परीक्षण किए जाते हैं। एक तो HIV टेस्ट, एक हेपेटाइटिस बी व सी का टेस्ट, एक VDRL, सिफिलिस, मलेरिया, इनके टेस्ट करो, फिर जाके उसका ब्लड लो। शरीर में रुधिर की कमी से होने वाले रोग को हम कहते हैं एनीमिया। खून की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहते हैं, या फिर उसे रक्त अल्पता भी आप कह सकते हो। अब ये आ गया रक्त का आदान प्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का आदान प्रदान, यहाँ तो हमारे पास है दाता यानी जिसे खून, जो खून देगा, और यहाँ है ग्राही जो खून को ग्रहण करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना हर एक चीज को। मान लो मैं आपको कहूं कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास ग्राही ए है, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसे चोट लगी, तो इसे किस किस का खून दिया जा सकता है? तो ध्यान रखना, आप इसे एक तो ए का खून दे सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि जिसे चोट लगी उसका ब्लड ग्रुप ए है और आपके पास कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसका ब्लड ग्रुप ए ही है, तो इसका खून उसे दे सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। दूसरी बात, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका खून भी उसे दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप ओ की खासियत ये होती है कि इसमें एंटीजन, तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, इसका खून इसे दिया जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो ए का खून दे दो या ओ का खून दे दो। अब अगली बात कर रहे हैं, मान लो एक आदमी बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसे चाहे तो आप बी का खून दे दो और चाहे तो ओ का दे दो। ओ का खून किसी को भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना, सर्वदाता होता है। अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं कोई, यानी ये किसी का भी विरोध नहीं करेगा, इसमें एंटीबॉडी है नहीं, किसी का भी विरोध नहीं करेगा। और जब किसी का विरोध नहीं करेगा तो आप चाहे तो इसे ए का खून दे दो, चाहे तो आप इसे बी का खून दे दो, चाहे तो आप इसे ए बी का खून दे दो, चाहे तो आप इसे ओ का खून दे दो, किसी का भी दे दो उसे खून, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हजम है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्वग्राही। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही, सबके खून को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है। और ओ को सर्वदाता कहा, इस ये किसी को भी खून दे सकता है। अब मान लो एक आदमी है जिसे खून की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसे सिर्फ आप ओ का ही खून दे सकते हो और किसी का नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी हैं ए और बी दोनों। यदि आपने इसे ए का दिया ना, तो ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी, दिक्कत हो जाएगी। यदि आपने इसे बी का दिया, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी, दिक्कत हो जाएगी। और यदि ए बी का दे दिया तो दोनों एंटीजन है, ए और बी, ए है और बी है, दिक्कत हो जाएगी। इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसे इसका ब्लड दे सकते हो आप। क्लियर आ गई बात? तो आपको पता चल गया कि किसे किसका खून दिया जा सकता है। इस वीडियो को पीछे हटा के दोबारा समझ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पौधों में परिवहन की। पौधों में परिवहन की थोड़ी सी बात करनी है। पौधों में दो प्रकार के संवहन या परिवहन ऊतक होते हैं। एक तो पौधों में होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। जैसे जाइलम और जैसे जड़, ऐसे समझो आप। तो जाइलम क्या करता है, जड़ों ने जो भी धरती में से खींच लिया, जल और खनिज लवण, उसे पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम जाइलम का है। जाइलम नलियां होती हैं, ठीक है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण को पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनाया ना, उस भोजन को पूरे पौधे में सप्लाई करना। फ्लोएम का काम होता है, यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये है जाइलम और फ्लोएम के कार्य, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने सीखा क्या क्या है। एक बार फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमने सीखा, नंबर 1, अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन वितरित करता है। आपको पता चल गया हमारा खून का काम क्या है, भोजन पहुंचाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। भोजन माने ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाना, कोशिकाओं में। नंबर 2, परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त होते हैं। परिसंचरण तंत्र में एक तो हृदय है, एक खून की नलियां हैं,
और एक खून अपने आप है, 3 हिस्से हैं। उसके बाद मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। देखो लिखा हुआ है हृदय पंप की तरह कार्य करता है। उसके बाद धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त लेकर जाती हैं। एक बात और लिखनी चाहिए थी, शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, यानी गंदे खून को वापस हृदय में लाती हैं। उसके बाद शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण तथा प्लेटलेट्स रक्त स्राव के जमने में सहायक होती हैं। मतलब कोई भी पूछता है कि भाई लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ले जाने का काम इन्हीं का ही है। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, रोगाणुओं को खाती हैं। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, वो खून को जमने में सहायता करती हैं। जब चोट लगने पर खून जमता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। शरीर में रुधिर की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता हिंदी में कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम तो पता है आपको, ये जो जड़ है ना, ये जड़ है मान लो किसी पौधे की। इस जड़ में बहुत सारे बाल जैसी संरचनाएं जो पाई जाती है ना, बाल, इन्हें कहते हैं मूल रोम। रोम माने बाल ही तो होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, जल खनिज पदार्थों एवं भोजन का पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। संवहन का मतलब जल का, भोज्य पदार्थों का पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। उसके बाद जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक क्या है, जाइलम। जैसे जड़ ने जो भी अवशोषित करा उसे सबको, जल और खनिज लवण ही तो अवशोषित करे होंगे, उन्हें पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का है। उसके बाद पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम क्या काम करता है, पत्तियों ने जो भी भोजन बनाया है उस भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर थोड़ा बड़ा था ये, पर आपको सारे कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे, सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि सारी बातें आपके समझ में आई हैं वास्तविकता में, तो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जरूर। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। हर एक चैप्टर को आप पढ़ सकते हो एक लेक्चर में और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।